आज की क्लास स्टार्ट करें। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, कुछ थ्योरी पता होनी चाहिए आपको, इसीलिए हमने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, न्यूमेरिकल कोई पार्ट नहीं है। तो जैसा कि हमने कल बात किया था कि हमें बात करनी है आपकी टॉपिक पे काइनेमेटिक्स पे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक बातें होती है इससे रिलेटेड उसे समझना जरूरी होता है कि मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है। ये एक मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स बहुत ही बड़ा पार्ट होता है फिजिक्स का, और लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे बढ़िया पार्ट, बढ़िया मतलब सबसे टफ मैकेनिक्स होता है, लेकिन पता नहीं मैकेनिक्स सबसे अच्छा तो बढ़िया है, टफ पता नहीं, टफ का तो हमें नहीं पता, लेकिन सबसे खूबसूरत टॉपिक, सबसे खूबसूरत पार्ट फिजिक्स का, फिजिक्स में मैकेनिक्स ही होता है, क्योंकि मैकेनिक्स में ही वो सारी चीजें आप पढ़ते हैं जिनको तुमने अपनी पूरी जिंदगी में देखना है या तुमने देखा है ना। कोई चीजें कैसे मूव करती है, जोर से फेंकोगे दूर तक जाएगी, नजदीक से थोड़ा धीरे से फेंकोगे कम नजदीक तक जाएगी, नहीं हैवी ऑब्जेक्ट को फेंकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, छोटी सी चीजों को फेंकने में कम फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं। तो ये सब सारी चीजें हमें मैकेनिक्स में तो सीखनी होती है, इसीलिए ये टफ नहीं बढ़िया टॉपिक होता है फिजिक्स में। तो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जनरली जो चीजें होती है हमारे आसपास की, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें हो, मैक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक, या बड़ा से बड़ा चीज हो। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो वर्ड को फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे। वैसे हम बता चुके थे कि माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा माइक्रो मतलब तुम लोग को पता ही होगा कि छोटी छोटी चीजें जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकें, लेकिन यहाँ पे हम बार बार माइक्रो और मैक्रो यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बड़ी यूज करेंगे, पार्टिकल यूज करेंगे। तो पार्टिकल और बड़ी का डिफिनेशन जस्ट हम आपको बताएंगे, एक बार अच्छे से उसे डिफाइन कर लेंगे हम लोग। तो मैकेनिक्स में मेनली हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मोशन कैसा होगा, वो किस तरह के मोशन को करता है, या वो जिस भी टाइप के मोशन को करता है उसे स्टडी करते हैं, यानी उसके मोशन को पढ़ते हैं। और मोशन जब वो करता है तो फिर कैसे बिहेव करता है, अपने आसपास की चीजों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है उसको भी पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम लोग उसके काउज को भी पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, मोशन के लॉ को ही समझते हैं, मतलब काउज को ही समझते हैं। जो भी चीजें मैकेनिक्स में मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितनी भी सारी चीजें होती, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, बड़ी होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, या बड़ा छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके मोशन की स्टडी इज मैकेनिक्स। क्लियर है। रिलेटेड देखो मैकेनिक्स वैसे वर्ड आपको पता था कि जो डिराइव हो चुका था मैकेनिक्स आपका, वो किस ग्रीक वर्ड से डिराइव था जिसका नाम मैकने था। मशीन होता था, टूल्स होता है, इट मीन्स वो टूल से रिलेटेड चीजें होती है। अब मशीन जैसे चम्मच भी आपका मशीन ही तो है, नहीं चम्मच भी एक मशीन ही तरह का हुआ, या मान लो गेंद को तुमने फेंका अपने हाथ से, मशीन हुआ। तो ये सब टर्म्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं। मैकेनिक्स के मेन 3 ब्रांच होते हैं, आप ऐसे समझ लो। मैकेनिक्स को हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन होते हैं ना, मोशन से रिलेटेड बातें होती है, उसे 3 तरह से पढ़ते हैं। एक तो स्टैटिक, स्टैटिक जैसा कि नाम सुनने में आ रहा होगा आपको, स्टैटिक मतलब रुका हुआ टाइप का। बिल्कुल, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है ना, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, देखो तब वो मोशन में हुआ क्या, नहीं हुआ। रेस्ट में है तो मोशन में नहीं हुआ, लेकिन रेस्ट में चलो है तो बोलोगे सर तब रेस्ट में मैकेनिक्स वाली पार्ट तो पढ़नी नहीं है। भाई रेस्ट में देखो 2 तरीके से कहा जाता है। अगर या तो मूविंग विथ, यहाँ पे है फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट ऑन विच फोर्स एक्ट। अब रेस्ट में होने का कारण ये भी तो हो सकता है कि उस पर डिफरेंट फोर्सेस लगते होंगे, ढेर सारे फोर्सेस के लगने की वजह से रेस्ट में आ रहा हो। जैसे ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है, लेकिन हमने कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर रखे हैं कि हर तरफ से उस पर फोर्स लगा और वो बैलेंस स्टेट में आ गया और रेस्ट में है। तो ये जो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो फिर जो डिफरेंट फिनोमेनाएं होती है, कैसे वो रेस्ट में होगा, रेस्ट में होने के बाद क्या कैसा ट्रीट करता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, है ना। लिखा भी है हमने, स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट में होगा उस ऑब्जेक्ट की स्टडी को हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। फिलहाल वो पढ़ना नहीं हमें। या स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। तो देखो ये चीजें हमें नहीं पढ़नी है, काम की बात बता रहे तुम्हें। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट ये हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ना है स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, हमें इसके बारे में पढ़ना है। दोनों एक तरह से एक ही बात है।
जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाएगा मतलब फोर्स, उसकी स्टडी करनी है हमें स्टैटिक्स में। क्लियर है? बिल्कुल, पहला पार्ट हो गया। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि अब मान लो मोशन में, ये तो रेस्ट वाला पार्ट हो गया स्टैटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या करना होता है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो मोशन में है और हमें ये नहीं पता करना है, बस उसके मोशन की स्टडी करनी है बिना उसके कारण को जाने, वो उस तरह का मोशन क्यों कर रहा है हमें मतलब नहीं, बस हमें उसकी मोशन की स्टडी करनी है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, मैकेनिक्स के इस ब्रांच को कहते हैं काइनेमेटिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट द स्टडी ऑफ काउज दैट प्रोड्यूस मोशन। नहीं, जो बिना मतलब मोशन के काउज क्या है, मोशन को जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके काउज क्या है, बिना उसे जाने मोशन के बारे में पढ़ना ही कहलाता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में ओनली, बिना उसके कारण को जाने। क्लियर है? बिना उसके कारण को जाने हम लोग मोशन को पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अब अगला पार्ट हमारे सिलेबस में डायनेमिक्स भी है। तो डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे लेकिन विथ काउज जो उसको क्रिएट करता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो डायनेमिक्स का वो वाला पार्ट होगा, मैकेनिक्स का थोड़ा अच्छा वाला ये पार्ट होता है जिसमें हम लोग मोशन के काउज को, मोशन को तो पढ़ेंगे साथ ही साथ उसके काउज को भी पढ़ेंगे। किसमें? डायनेमिक्स में। करने क्या वाले हैं समझ में आ गया? मेन बात लिखा हुआ बोर्ड पे है क्या, उससे तुम्हें कोई खास मतलब नहीं रखना है, आपको बस ये समझना है क्योंकि नोट्स हम आपको देने वाले हैं। क्लियर है? या इसका वीडियो अपलोड होगा उसमें देख लेना, क्लियर दिखेगा वीडियो में। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो। आइए बात करें काइनेमेटिक्स में। देखो काइनेमेटिक्स है ना, एक ग्रीक वर्ड है काइनेमा विच मीन्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी, ये सब वर्ड तुमने पहले से भी सीख रखा है। काइनेटिक वर्ड का मतलब ये होता है काइनेमा। ये काइनेमा एक ग्रीक वर्ड है जिससे डिराइव हुआ है काइनेमेटिक्स, जिसका मतलब होता है मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, या कहो या मोशन कहो, एक ही बात है। क्लियर है? देखो गैलीलियो साहब ने कहा कि भाई किसी का अगर गैलीलियो मोशन कैन बी डिस्क्राइब, इसके अकॉर्डिंग मोशन को आप डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना। मोशन को एक्सप्लेन करना है तो आपको कुछ तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मेनली दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। एक का नाम है डिस्टेंस एंड टाइम। ये दो फंडामेंटल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बिना तुम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना। टाइम और डिस्टेंस कहो या पोजीशन कहो, एक ही बात है। तो ये चीजें जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। इन डिराइव सेंस में आप इसे भी कह सकते हैं कि मोशन को आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये डिराइव सेंस में हुआ, मोशन को आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोशन कैसा है। लेकिन डिराइव सेंस में मेनली फंडामेंटल सेंस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और टाइम के बिना आप किसी भी टाइप के मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्लियर है? सत्य यही है, हमें भी पता है। क्लियर? वेरी गुड। तो ये थी बेसिक बातें। आइए, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उस पर चर्चा कर ले। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहो या रेफरेंस फ्रेम कहो, एक ही बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए, बार बार यूज होगा विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। क्योंकि मोशन को बिना रिस्पेक्ट टू बोले डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना दुनिया में ना एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है, ना एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है। एब्सोल्यूट रेस्ट को आप डिफाइन नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट मोशन आप कह नहीं सकते, कंप्लीटली अनडिफाइंड है। एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमें तकलीफ ना हो, इसीलिए हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ना एक रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में बताना होगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा है, रेस्ट में है वो या मोशन में है ना। तो
तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा फ्रेम बनाया है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहो या फ्रेम कहो, सिंपल में हमने बोर्ड पे लिखा है एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू विच, ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, एक पोल भी हो सकता है, एक रेलवे स्टेशन हो सकता है, ट्री भी हो सकती है, रोड भी हो सकता है, चलती भी बस भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा एनीथिंग, कुछ भी, खड़ा हुआ इंसान, रखा बुक पे रखा हुआ टेबल, बुक पे रखा हुआ टेबल, टेबल पे रखा हुआ बुक, ये कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू विच, जिसके रिस्पेक्ट में वी स्टडी द मोशन, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन की स्टडी करने वाले हैं, उसको हम लोग फ्रेम कहते हैं। इट मे बी पॉइंट, लाइन, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, पॉइंट के रिस्पेक्ट में, लाइन के रिस्पेक्ट में, ये कुछ भी हो सकता है। बढ़िया, तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के फ्रेम अवेलेबल हैं और ये तीनों फ्रेम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पहली इनर्शियल फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल, तीसरा रोटेटिंग फ्रेम। ये 3 फ्रेम हमारे सिलेबस में है, थोड़ा थोड़ा करके। मेनली तो हम लोगों को इनर्शियल पे काम करना है, नॉन इनर्शियल हमारे सिलेबस में है नहीं, पढ़ना भी नहीं है आपको कभी, क्योंकि इसमें ना लॉज ऑफ मोशन फेल। ये जो नॉन इनर्शियल ये क्या करता है, ये लॉज ऑफ मोशन को ना फॉलो नहीं करता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ऐसा फ्रेम जिसमें लॉज ऑफ मोशन नहीं लगता है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, देखो इनर्शियल मतलब इनर्शिया, इनर्शिया से लिंक थोड़ा बन रहा है। इनर्शिया मतलब कि अपने प्रीवियस स्टेट को बनाए रखना, थोड़ा बहुत रेस्ट का सेंस आ रहा होगा। तो सिंपल सी चीज है, विच फ्रेम इज आइदर और रेस्ट। देखो ये तो चीजें समझ में सबको आती है, ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में हो, लेकिन यहाँ पे एक चीजें बच्चे छोड़ देते हैं, या हो सकता है टीचर लोग नहीं बताते होंगे या बताते हैं, बच्चा ये बात समझ नहीं पाता है कि एक ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यस, रेस्ट, फिर वही बात, रेस्ट नहीं बोलते हैं, मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको आप इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं, उसे हम लोग इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे बात को? कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम देखो मेनली एक ऐसा फ्रेम होता है जिसके रिस्पेक्ट में सामने वाले के मोशन को बताना है तुम्हें, है ना। वो रेस्ट में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, कहने का मतलब हुआ कि मान लो ये है एक लड़का जो कि अभी रेस्ट में है, समझना, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो मान लो मोशन मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में हुआ, तो ये हुआ हमारा इनर्शियल फ्रेम पहला। दूसरा हमने ये कहा कि ये ऐसा भी हो सकता है कि मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सामने से एक दौड़ता हुआ आदमी एकदम से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या मान लो अपना दौड़ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड तो फिक्स है। अब ये फिक्स स्पीड वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसी के मोशन को डिसाइड करना है, तभी भी ये फ्रेम आपका इनर्शियल ही होगा। आई बात समझ में? और कोई भी फ्रेम, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं उसके पास एक्सेलरेशन होता है क्या? नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होता है। इन शॉर्ट आप ये कह दीजिए नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, यहां पे हमने ये लिखा है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। क्लियर है? आसान शब्दों में नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम लोग इनर्शियल कहेंगे। क्लियर है? हमने क्या बोला कि फ्रेम कुछ भी हो सकता है, उसी कुछ भी में से कुछ इनर्शियल भी होगा। कौन सा इनर्शियल होगा? जो रेस्ट में होगा या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या जिसके पास कोई एक्सेलरेशन ना हो। क्लियर है? बोलो। अगला है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल क्या होगा? जिसके पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेटिंग फ्रेम कह सकते हैं आप। आई बात समझ में? कोई भी चलती हुई चीजें विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी अगर चीज चल रही है, मोशन में है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो फ्रेम इनर्शियल होगा। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। अब देखो खास बात क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो चलती हुई बस के रिस्पेक्ट में भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चलती हुई बस की वेलोसिटी कांस्टेंट अगर हो, जरूरी तो नहीं है क्योंकि हमारे मन से तो बस नहीं चल रही है,
तो हम लोग उसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो इनर्शियल है। ठीक है, हम लोग मान के ही चलते हैं वो इनर्शियल है। इनर्शियल जैसे ही हमने माना, सामने वाला ऑब्जेक्ट भले ही मोशन में क्यों ना हो, रेस्ट में हो गया। बात करेंगे इस पे हम लोग। अगला है एक रोटेटिंग फ्रेम हो, मतलब हमें इस रोटेटिंग फ्रेम का मतलब होता है कि ऐसा फ्रेम नहीं, फ्रेम अबाउट विच स्टडी ऑफ मोशन और रेस्ट इन सेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के सेंस में, रोटेशन के सेंस में आपको मोशन को बताना है। उस केस में हम लोग जो फ्रेम इन्वॉल्व करते हैं उसे हम लोग रोटेटिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ तरह के फ्रेम में, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे सिलेबस में इनर्शियल फ्रेम का है, बातें इनर्शियल फ्रेम पे ही चलेगी मैक्सिमम, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन लगता नहीं है, तो हमें लॉज ऑफ मोशन तो काम करने हैं। क्या बोले, चलो ये कुछ थी इंफॉर्मेशन, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन जो तुम्हें पता होना चाहिए था। ठीक है, 2-4 लाइन और लिख लो। यहां पे एक चीज लिख लो, ये रोटेटिंग फ्रेम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अब मिटाते हैं ऐसे। आप लोगों को लिखना नहीं है क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा हम लिखेंगे, हो सकता है आप लोगों को ना दिखे। आइए इसमें नोट करके 2-3 फैक्ट्स में 2-3 पॉइंट लिख लेना, इसी का है, ये रोटेटिंग फ्रेम का है। समझ रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम के बारे में लिखना है इसमें। रोटेटिंग फ्रेम के नीचे फैक्ट्स देख लिखना है तुम्हें। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या कि देखो, इन द रोटेटिंग फ्रेम इफ ऑब्जेक्ट हैज, इन द रोटेटिंग फ्रेम, इन द रोटेटिंग फ्रेम इफ ऑब्जेक्ट हैज, कैसे इसको समझाएं, कोमल समझेगी नहीं, कोमल म्यूट करो बाबू। इन द रोटेटिंग फ्रेम इफ ऑब्जेक्ट हैज लीनियर वेलोसिटी, इफ ऑब्जेक्ट has linear velocity, object has linear velocity, then an special force, then an special force act on it, नाम सुना होगा, called Coriolis force on it, called Coriolis, CO स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, कोरियोलेसिस LY, कोरियो सही है, ओ होना चाहिए, LYSIS, कोरियोलेसिस फोर्स। बात करेंगे इस पे हम लोग। कोरियोलेसिस फोर्स जिसका नाम होता है और जिसका वैल्यू होता है इक्वल टू -2m ओमेगा इंटू लीनियर वेलोसिटी भी ही। और इसमें आवश्यक सूचना ये है कि एनालिसिस पर्पस फॉर एनालिसिस पर्पस अर्थ इज कंसिडर्ड एज inertial frame, inertial
फ्रेम। जबकि तुम्हें पता है कि अर्थ के पास एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि अर्थ जो मूव करती है ना अपने एक्सिस पे भी एक्सेलरेशन होता है इसके पास। नहीं, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दूसरा एक्सेलरेशन है। अर्थ का अपना एक्सेलरेशन होता है सन के अराउंड जब मूव करती है। सर क्या बोला? नहीं, पढ़ेंगे सिलेबस में भी है। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है अपने एक्सिस के अबाउट, और सन के अबाउट जो ये घूमता है तब भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी होती है। नहीं, कपलर्स प्लैनेटरी मोशन थर्ड लॉ पढ़ा तो था क्लास 9th में, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। नियरर दी सन ग्रेटर इज दी वेलोसिटी, तब जब सन के करीब होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जब वो दूर होती है तो स्लो होती है। कैसे यूनिफॉर्म हो गई? कांस्टेंट कैसे हुई उसकी वेलोसिटी? एक्सेलरेशन होगा ना। लेकिन हम लोग एनालिसिस पर्पस में इसको मान लेते हैं यही। देखो बहुत सारी चीज़ें एजम्पशन पे बेस्ड है, तो कुछ चीज़ें को मान लेने में ना नुकसान नहीं है। फॉर एनालिसिस पर्पस अर्थ इज कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम, ऑल्दो ये बात लिखा देते हैं, अर्थ इज एक्सेलरेटेड, अर्थ इज एक्सेलरेटेड बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कैन बी neglected। वो एक्सेलरेशन होता है जो हमारे कैलकुलेशन पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है, आप इसको आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसे रेफरेंस के लिए इनर्शियल मान लिया फ्रेम। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक को आगे बढ़ाएं। लॉकडाउन कब खत्म होगा बाबू? 31 को, 31 तक है ना। बड़े या घटे कुछ भी हो, 31 के बाद ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 31 के बाद ऑफलाइन क्लास चलेगा। ठीक है, जिसको आना है आ सकते हैं 31 के बाद। आने का तो अभी भी आ सकते हो, आने से पहले बस फोन कर लेना। सुमित कभी आता है कभी घर में रहता है, पता नहीं। आइए, फ्रेम हमने देखा। क्या हुआ सौरभ, कुछ पूछ रहे हो क्या? सौरभ म्यूट कर लो बाबू। आइए, अब जो बात हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है पार्टिकल। कुछ लोग बोलते हैं बोलो 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 कौन सा कल? पार्टिकल। ऐसी आती है कभी कभी। चलो जोड़ो पार्टिकल। देखो यहाँ पे हम लोग बार बार यूज करेंगे एक पार्टिकल और एक ऑब्जेक्ट, सॉरी बॉडी और पार्टिकल में काफी डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस तुम्हें समझना है। हाँ, कभी कभी होगा कि मेरे मुंह से नहीं पार्टिकल और बॉडी निकल जाए, लेकिन तुम्हें पार्टिकल और बॉडी का सेंस क्लियर होना चाहिए। कोशिश हम करेंगे कि जहां पे बॉडी वहां पे बॉडी यूज करें। बहुत अलग है दो। हम कोशिश करेंगे कि जहां पे बॉडी हो वहां पे बॉडी बोले, जहां पे पार्टिकल हो पार्टिकल बोले। लेकिन अगर मान लो मेरे मुंह से निकल गया मिस्टेक से, तुम्हें समझ लेना कि यहाँ पे बॉडी होना चाहिए था या यहाँ पे पार्टिकल होना चाहिए था। उसके लिए तुम्हें पार्टिकल और बॉडी का कंसेप्ट तो होना ही चाहिए ना, है ना। अब देखो पार्टिकल और बॉडी में डिफरेंस क्या है समझ लो। पहले समझा देते हैं। देखो पार्टिकल नाम सुनने से छोटा का सेंस आता होगा, और बड़ी नाम सुनने से थोड़ा दिखने वाली बड़ी बड़ी टाइप की चीजें निकलती आती होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिखने में छोटा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिखने में बड़ा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए पार्टिकल का।
तो देखो पार्टिकल का साइज अपना होता होगा, पार्टिकल की अपनी खुद की साइज होगी। तो अब पार्टिकल जब मोशन में होगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आ रही बात समझ में? तो पार्टिकल के साइज के रिस्पेक्ट में अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, फिर से सुनो, पार्टिकल के साइज में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा हो, कोई भी सबस्टांस है, कोई भी चीज है, उसके साइज के रिस्पेक्ट में अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कहेंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? या ऐसा सोचो कि कोई भी चीज है, लिखना नहीं है, कोई भी चीज है वो मान लो मोशन में है ना। अब उसने मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया, अच्छा वो तो बड़ी हो जाएगी, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का साइज नेग्लेक्टेड, कुछ नहीं, बहुत छोटा हो। जैसे मान लो तुमने चला, मान लो तुम ना 5 लाख किलोमीटर चले, तुम 5 लाख किलोमीटर तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया मोशन में। हम बोलोगे सर 6000 साल में किए, मतलब मोशन का मतलब बताएंगे कि 6000 साल में तुम अगर 10 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तुम्हें मोशन में नहीं कहेंगे, तुम खुद बोलोगे, आएंगे हम लोग जब मोशन पे डिस्कस करेंगे। तो मान लो तुमने 5 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एकदम छोटा सा, मान लो 5 फीट का आदमी, तो 5 लाख किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 5 फीट का आदमी कैन बी नेग्लेक्टेड, यस और नो? कैन बी नेग्लेक्टेड? बोलो नहीं। 5 लाख किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 5 फीट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, बिल्कुल नेग्लेक्टेड। तो तुम हो गए पॉइंट, तुम पॉइंट हो गए, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए। बिल्कुल हो सकता है, ये तो भाई कंसेप्ट भाई इन्फिनिटी वाली चीजें हैं भाई। इन्फिनिटी किसके रिस्पेक्ट में? इन्फिनिटी कोई फिक्स नहीं है, कोई डिफाइंड वर्ड नहीं है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जैसे मान लो, इन्फिनिटी क्या होता है, जैसे मान है ना, यहाँ पे ये एक डॉट है, इस डॉट के रिस्पेक्ट में ये पूरा बोर्ड इनफिनाइट है नहीं, और यहाँ पे मार्कर के रिस्पेक्ट में, जैसे हमारे रिस्पेक्ट में हमें ये बोर्ड इन्फिनिटी जैसा फील आएगा, इन्फिनिटी साइज है इसका नहीं, लेकिन इस डॉट के रिस्पेक्ट में ये पूरा बोर्ड इन्फिनिटी है। तो जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी थोड़े है, जब से तुम फिक्स इन्फिनिटी कह सकते हो, वो किसके रिस्पेक्ट में? वही है कि हमने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का साइज नेग्लेक्ट किया जा सकता है तो वो पॉइंट साइज होगा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। नहीं समझे? अब जैसे एक कार की बात करें, कार मान लो कार का साइज कितना, 4 फीट 5 फीट का, 4 फीट 5 फीट का। अगर मान लो कार ने 5, वही बोले ना, 5 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कार पॉइंट हो गया। वही कार 1-2 हजार करेगा तो टाइम से क्या मतलब है? टाइम से मतलब भाई फिर मोशन वाली बात आएगी ना, मोशन तो टाइम से मतलब रखेगा ना, मोशन को तो टाइम से मतलब है। हम यहाँ पे आपको सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कब ऑब्जेक्ट को बॉडी कहेंगे और कब ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट को पार्टिकल तब कहा जाएगा जब ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके रिस्पेक्ट में उसका साइज कैन बी नेग्लेक्टेड, तो फिर ऑब्जेक्ट पार्टिकल बनेगा। और ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, उसके रिस्पेक्ट में उसका साइज कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, बॉडी होगा। बॉडी और पार्टिकल का सेंस क्लियर हुआ? बिल्कुल। आइए लिख लेते हैं इसे, लिखिए। इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पार्टिकल में लिखेंगे, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सब पार्टिकल कैसे हो जाएगा? बकलोल का बकलोल रहेगा भाई। अब तुम्हें भाई अगर तुम जैसे 5 लाख किलोमीटर जिस टाइम में चला है उसी टाइम में तुम 5000 किलोमीटर चलो, तो कंपेयर करने के लिए एक चीज तो तुम्हें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं तो टाइम को फिक्स रखना पड़ेगा ना, इस फिक्स ड्यूरेशन टाइम में। दो वेरिएबल के साथ आप रिलेशन एक साथ कैसे स्टेबल कर सकते हैं? हमने तो ये बचपन में सीखा, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। किसी भी 2-3 फिजिकल क्वांटिटी पे कोई डिपेंड कर रहा है, यानी 3 फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन है, 2 के साथ वेरिएशन बताना है तो कांस्टेंट को रखते हैं ना।
तभी तो उसके साथ रिलेशन पता चल रहा है। डिस्टेंस का तुम्हें रखना है साइज के साथ। एक तरह के देखो साइज का मैटर है यहाँ पे, लेंथ को लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं, तो टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है अर्थ पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट है, बड़ी है कि पॉइंट है? अर्थ। तुम बताओ अर्थ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हो, अर्थ को कहां से कहां तक ले जा रहे हो? अर्थ बड़ी होगा कि अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है? सन के अराउंड घूम रहा है, कितना उसके रिस्पेक्ट में अर्थ का साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हो जितना वो ऑर्बिट में कर रहा है? यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में पॉइंट हो गया, यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में सन भी पॉइंट हो गया, बिल्कुल यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में सन पॉइंट हो गया, बिल्कुल। किसके? अरे भाई तब से तो हम यही बात बोल रहे हैं ना, वो तो रिस्पेक्टिव टर्म है। किसके रिस्पेक्ट में? हमने आपको ये एक टेक्निक बताया कि तुम्हें ये सोचना है, जब हम लोग मोशन बताएंगे तो पार्टिकल यूज करेंगे, बड़ी यूज करेंगे, तो कहाँ पे पार्टिकल लगेगा, कहाँ पे बड़ी लगेगी, ये तुम्हें खुद सेंस हो जाना चाहिए। जैसे अभी तुमने कहा सन के रिस्पेक्ट में अर्थ बड़ी है, हमारे रिस्पेक्ट में अर्थ बड़ी है, अर्थ जिस ऑर्बिट में घूमता है उसके रिस्पेक्ट में बड़ी है, यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में पॉइंट हो गया। वही अर्थ है जो कभी बड़ी कभी पॉइंट हो जा रही है। वही तुम हो, तुम बड़ी हो, यहाँ से मान लो जनता चौक गए, बड़ी हो गए, यहाँ से मान लो चले गए स्पेस, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं। तब इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द पाथ फॉलोड बाय, compare to the path followed by that object, then the object is called पार्टिकल। छोटा वाला सेंस जब आए तुम्हें, बीच बीच में तुम लोग छुट्टी पे चले जाते हो, बच्चा सब अपसेंट हो जाता है, ऐसा सिस्टम भी जूम को बनाना चाहिए था कि जो आए और वापस ना जा पाए जब तक हम ना, कोई बच्चा आता ही नहीं। इसमें तो बस अपने मन से आए गए तो कोई बात नहीं, एक बार खाली पैसा ले लें तुम लोग से, उसके बाद हमें टेंशन ही नहीं होगा। और तुम लोग किसी जुगाड़ में हो कि मास्टरवा को पैसा तो देंगे नहीं, अभी नहीं देंगे जब पूरा पढ़ लेंगे, है ना। तो आज कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। बड़ी को भी लिख लें, पार्टिकल हो गई, बड़ी हो गई, क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट whose size cannot be, an object whose size can not be neglected in comparison with, cannot be neglected in compare with path followed by it, कॉल्ड बड़ी। बताइए, बड़ी और पार्टिकल का सेंस क्लियर हुआ? यस और नो? बड़ी और पार्टिकल का सेंस क्लियर हुआ? वेरी गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन? तनियोटा टाइम कितना हुआ है? वेरी गुड। है 10-12 हो गया ना। जूम का क्या हाल है पता चलेगा तब ना। जूम इसमें टाइम, इसमें जूम का सेटिंग करना पड़ेगा अच्छे से। तो थ्योरी वाली बात खत्म हो गई। इतनी थ्योरी थी, हमने पूरा प्लान कर रखा था, ये थ्योरी आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमने कंसेप्ट बॉडी और पार्टिकल का देखा, ये इंट्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व था आपका, नहीं जो समझनी थी आपको फ्रेम के बारे में थोड़ा टेक्निक देना था कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम समझाना था, है ना। तो फ्रेम कुछ भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
उसके बाद आपने देखा कि फ्रेम हमारे पास कितने टाइप के अवेलेबल हैं, तो फ्रेम हमारे पास 3 टाइप के अवेलेबल है। कौन कौन सा? एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल और एक रोटेटिंग। ठीक है, इनर्शियल का मतलब ये हुआ कि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। अगर कोई फ्रेम रेस्ट में हो, अगर कोई फ्रेम रेस्ट में हो, है ना, या उसके पास एक्सेलरेशन ना हो, मतलब मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम लोग क्या कहते हैं उसे? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और नॉन इनर्शियल किसे कहेंगे? जिसके पास एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेटिंग फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल होगा। हमने अर्थ भी एक, अर्थ के पास अपना खुद का एक्सेलरेशन होता है, लेकिन हमने उसे इनर्शियल की कैटेगरी में डाल रखा है ताकि हमारा एनालिसिस अच्छे से कर पाए चीज़ों को। और इसीलिए ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है वो इतना कम होता है कि आप उसे आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड। इसीलिए हमने बस कंपैरिजन के लिए, एनालिटिकल एनालिसिस के लिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान रखा है। ठीक है, उसके बाद रोटेटिंग फ्रेम होता है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस के बाद रोटेट करती है, उस पर स्पेशल टाइप का, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, मतलब रोटेशन में हो लेकिन उसके पास एक लिनियर वेलोसिटी होती है। लिनियर वेलोसिटी मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रोटेटिंग ट्रैक पे हो या सर्कुलर ट्रैक पे हो, किसी पॉइंट पे एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसकी लिनियर वेलोसिटी कहलाती है ना। तो उस वक्त एक स्पेशल टाइप का फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है ना, रोटेशन वाला बात होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिसिस फोर्स। और उसके बाद हमने कंसेप्ट देखा पार्टिकल और बॉडी का। पार्टिकल क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज, डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल करता है उसके रिस्पेक्ट में उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग पार्टिकल कहते हैं। और बॉडी किसे कहेंगे? हाँ, बॉडी किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट का साइज, डिस्टेंस जो वो पाथ को फॉलो करता है, नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर उसके साइज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बॉडी। तो ये थी पार्टिकल और बॉडी पे कंसेप्ट। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पे आएंगे और सबसे पहला टॉपिक हम लोग करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कंसेप्ट। उसके बाद फिर स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। एकदम बेस लेवल से पूरा उठाने वाले हैं। बिल्कुल आपने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है मोशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम से स्पीड वेलोसिटी एकदम, थोड़ा हो सकता है 2 दिन ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन कोई बात नहीं, समझना, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों ने 9th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, इसीलिए ये सब टॉपिक उसका स्किप रह गया होगा या नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा होगा, तो हम लोग उसको शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए छुट्टी।